हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के भाग 8 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग इस भाग में हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंजाइम्स क्या है। तो एंजाइम्स एक ऐसा टॉपिक है कि ये जो है टॉपिक आपके बायो में भी पढ़ना है, यानी बायोलॉजी में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पृष्ठ रसायन के चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए हम लोग एंजाइम्स की चर्चा करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ समझते हैं पाचन तंत्र की जो क्रिया है, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं वह काफ़ी जटिल होता है, काफ़ी सख्त होता है। जो भी हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जो भी खाते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी सख्त होते हैं और इसको तोड़ते हुए तोड़ते यानी पाचन क्रिया के क्रम में तोड़ते तोड़ते क्या कर दिया जाता है, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। ये पाचन क्रिया के क्रम में होता है। और ग्लूकोज क्या है, छोटे अणु होते हैं। तो जटिल अणु को छोटे अणु में रूपांतरण करने के लिए पाचन क्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी कि पाचन क्रिया के द्वारा ही जटिल अणु जो है, खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं वो कहाँ बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं, जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, से वही जो भी खाते हैं, दाल, चावल, आटा, कुछ भी खाते हैं, तो हम लोग खाते कहाँ से हैं, मुख से खाते हैं। कहाँ से खाते हैं बच्चों, मुख से खाते हैं। तो जब भी भोजन हम यहाँ मुंह में डालते हैं तो क्या होता है, भोजन मुंह में जाते ही, प्रवेश करते ही दांत क्या करते हैं, उस पर अटैक कर देते हैं, आक्रमण करते हैं और उसको क्या करते हैं, चबाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो उसको क्या करते हैं, तोड़ मड़ोड़ के लुगदी बना देते हैं। यानी कि पहले भोजन जाएगा मुंह में, उसके बाद दांत क्या करता है, उस पे अटैक करता है और उसको तोड़ता है, मड़ोड़ता है और उसको क्या कर देता है, एक लुगदी बना देता है। उसके बाद लुगदी जो है हमारे इस हिस्से से, किस हिस्से से, इस हिस्से से, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं ग्रसिका। क्या कहते हैं, ग्रसिका। ये सब बायो के टॉपिक्स हैं। ग्रसिका, तो ग्रसिका से होते हुए अंदर नीचे आता है। तो ग्रसिका से होते हुए कहाँ आता है बच्चों, ग्रसिका से होते हुए एक थैली में आता है जिसको हम लोग अमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाशय। ठीक है, कहाँ आता है बच्चों, अमाशय में आता है। अब अमाशय में आने के पास, यानी कि कहने का मतलब जब भोजन यहाँ से उतरा तो कहाँ आया जी, अमाशय में आया। और अमाशय से आने के बाद यह छोटी आंत में पहुँचता है, उसके बाद बड़ी आंत में पहुँचता है, उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है। किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। तो उसको भी फिगर से ड्रॉ कर देते हैं, देखिएगा बच्चों। ये है बड़ी आंत। क्या है, बड़ी आंत। और इसके अंदर होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत, इसको कहते हैं छोटी आंत। तो बच्चों इसको ध्यान दीजिएगा, भोजन कहाँ से आता है, मुख से होते हुए ग्रसिका, ग्रसिका में पहुंचने के बाद कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। और अमाशय में पहुंचने के बाद ये बड़ी आंत में नहीं पहुंचता, कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत से होते हुए कहाँ जाता है बच्चों, बड़ी आंत में जाता है। फिर बड़ी आंत से होते हुए ये बाहर निकाल दिया जाता है, किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में निकाल दिया जाता है, ग्लूकोज। यानी कि जो भी आप भोज्य पदार्थ लेते हैं वह काफ़ी जटिल होते हैं और उसको कहाँ तोड़ दिया जाता है, तो सरल अणु में, ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। तो ये किस क्रम में होता है, तो ये पाचन क्रम में होता है बच्चों। तो यहाँ पे अमाशय के नीचे, ठीक नीचे क्या होता है, अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय होता है। क्या होता है, अग्नाशय। ठीक है। और यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं बच्चों, यकृत। ठीक है, ये यकृत होता है यहाँ पे। तो और यहाँ पे ये लगा होता है, इसके नीचे जो चीज़ इसको अलग करते हैं इसको कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम। ठीक है। अब देखिए, भोजन
हम किए, दांत उस पर क्या किया, अटैक किया, उसके बाद भोजन क्या होता है, लुगदी के रूप में नीचे आता है, तो एक गति के रूप में आता है नीचे। उस गति को हम लोग, ये भोजन जो है, ये जो लुगदी है, एक गति के रूप में नीचे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। ठीक है, क्रमाकुंचन गति। अब ये धीरे 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 कहाँ आता है? अमाशय में आता है। तो अमाशय में बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? इस पे अटैक करता है। उसके बाद भोजन यहाँ से होते हुए कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत में फिर भोजन का पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है कि बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत में भोजन पचता नहीं है। भोजन में जो भी पानी होते हैं, जो भी वाटर होता है, उसको बड़ी आंत क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये नाम का केवल बड़ी आंत है और ये नाम का केवल छोटी आंत है। लंबाई में छोटी आंत बड़ी आंत की अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है। यानी छोटी आंत बड़ी है बड़ी आंत की अपेक्षा। ठीक, तो अब प्रश्न उठता है कि बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं, छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं? तो बच्चों ये जो आंत का नाम रखा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये रखा गया है उसकी रेडियस के आधार पे। ठीक है ना, रेडियस के आधार पे, चौड़ाई के आधार पे। तो छोटी आंत का रेडियस देखिए छोटा है और बड़ी आंत का रेडियस बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको बड़ी आंत कहते हैं, और छोटी आंत को का रेडियस कम होने के कारण इसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। तो भोजन कहाँ से? ये ग्रसिका से होते हुए हमारे अमाशय में पहुंचता है, और अमाशय में एक क्या होता है? इंजाइम्स होता है। उस इंजाइम्स को हम लोग कहते हैं बच्चों पैप्सिन। क्या कहते हैं? पैप्सिन। तो ये एंजाइम्स क्या करता है? ठीक, तो ये एंजाइम जो है, ये एंजाइम्स प्रोटीन को क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। कहाँ बदल देता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो भोजन ग्रसिका से होते हुए अमाशय में आता है। अमाशय में पैप्सिन क्या करता है? भोजन के प्रोटीन को कहाँ बदल देता है? एमिनो अम्ल में। एक बात और समझ लीजिए कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं, सभी एंजाइम्स को कार्य करने के लिए एक मीडियम की, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पैप्सिन हम जो लिए हैं, पैप्सिन को कार्य करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको कार्य करने के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पैप्सिन कार्य कब करेगा? जब उसको अम्लीय माध्यम मिलेगा। तो पैप्सिन जो है यहाँ अमाशय में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है अम्ल है, इसका रिसाव होता है, और पैप्सिन को बच्चों यहाँ पे अम्ल मिल जाता है, अम्लीय माध्यम मिल जाता है, इससे अमाशय में ये कार्य करता है। और क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भोजन यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में भी बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं, छोटी आंत में जो एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम्स को कार्य करने के लिए कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है? तो उस एंजाइम्स को कार्य करने के लिए बच्चों हम क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे छोटी आंत में क्षारीय जो माध्यम है उसका रिसाव नहीं होता, लेकिन इसको क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है? तो यकृत जो है, यकृत से रिसाव होता है एक क्षार का, यानी कि ये क्षार इसको देता है। यानी कि यहाँ पे जो छोटी आंत है, छोटी आंत में क्षारीय माध्यम प्रदान करने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स है वह किस कंडीशन में कार्य करते हैं? किस मीडियम में, किस माध्यम में कार्य करते हैं बच्चों? तो वह क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। तो इसको क्षारीय माध्यम कौन प्रदान करता है? यकृत। तो इस प्रकार ये भोजन फिर कहाँ, छोटी आंत से कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है। फिर बड़ी आंत क्या करता है? इस भोजन में जो भी पानी होते हैं उसको क्या करता है? जल जो होते हैं उसको क्या कर लेता है? अवशोषित करता है। उसके बाद ग्लूकोज बाहर निकाल देता है सरल रूप में। यानी पाचन क्रिया का मतलब यही है कि क्या करना, कि जो भी जटिल अणु है, जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, जो भी जितने भी समोसा, लिट्टी, चोखा जो भी खाते हैं हम लोग, ये क्या है? ये जटिल अणु है। तो इसको पाचन क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? सरल अणुओं में रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, और इस क्रिया में कुछ ऐसे हैं जैसे पैप्सिन है, ये सब क्या है? एंजाइम्स है। यानी कि एंजाइम्स क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो हम लोग एंजाइम्स के बारे में समझें, यहाँ ये पाचन क्रिया के बारे में समझें। तो आइए एंजाइम जो है उसकी कुछ टॉपिक दिया हुआ है बोर्ड पे, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों ये
एंजाइम कह रहे हैं कि ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो जैव उत्प्रेरक क्यों कहते हैं बच्चों? तो सबसे पहले हम लोगों को जैव उत्प्रेरक समझने से पहले उत्प्रेरक में जाना पड़ेगा, यानी पिछले टॉपिक में, पिछले वाले वीडियो में। तो उत्प्रेरक हम लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो सिंपल सी बात है, हम जो भी खाना खाते हैं वह काफ़ी जटिल होते हैं, तो उसको सरल अणु, अगर एंजाइम शरीर में नहीं होता तो सरल अणु में रूपांतरित होने में, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसको पचने में, सरल पचेगा तब ना सरल अणु बनेगा। तो पचने में उसको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। क्या? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इसको पचाने की जो क्रिया है, इसको बढ़ाने में एंजाइम्स क्या होता है? कारगर सिद्ध होता है। तो यहाँ पे एंजाइम्स क्या कर देता है? पाचन की क्रिया को क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि एंजाइम्स हमारे शरीर में किसके कार्य, कैसा कार्य करता है, किस रूप में कार्य करता है? तो कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में। क्यों? उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया की दर को बढ़ाना। यहाँ एंजाइम्स क्या कर रहा है? हमारे शरीर में जो पाचन की क्रिया है उसको क्या कर दे रहा है? बढ़ा दे रहा है। जिसको पचने में सैकड़ों वर्ष लगते थे उसको एक दिन के अंदर ही, सुबह खाइए शाम को पच जाता है। पच जाता है यानी कि एक दिन के अंदर ही क्या कर दे रहा है? पचा दे रहा है। यानी कि इसका भी कार्य क्या है? अभिक्रिया के दर को बढ़ा देना। तो एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? उत्प्रेरक के रूप में। लेकिन कैसे उत्प्रेरक? ये शरीर के अंदर कार्य करते हैं, यानी कि ये जैव रासायनिक, शरीर के अंदर जो क्रिया होती है उसको हम लोग जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को ये बढ़ाता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। तो बच्चों दूसरा पॉइंट है, एंजाइम जो है अत्यंत दक्ष होते हैं, यानी कि ये इनकी दक्षता काफ़ी उच्च होती है। तो कैसे इसको हम लोग देखें तो इनकी दक्षता कैसे उच्च होती है? तो देखिए एंजाइम जो है, एंजाइम्स अगर शरीर, एंजाइम जो है क्या करता है कि जो जैव रासायनिक अभिक्रिया उसके दर को प्रभावित करता है। कितना प्रभावित करता है? तो वह जो अभिक्रिया, उस अभिक्रिया की स्पीड को यह 10 की पावर 8 से 10 की पावर 20 गुना, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 20 गुना तक बढ़ा देता है। अब कोई भी अभिक्रिया धीमी गति से हो रही है, उस अभिक्रिया को 10 की पावर 8 से 10 की पावर 20 टाइम्स कर दे, गुना कर दे, तो जाहिर सी बात है कि यह काफ़ी दक्ष है, यानी इसकी दक्षता क्या है? काफ़ी उच्च है। तो 2 नंबर पॉइंट, एंजाइम्स अत्यंत क्या होते हैं? अत्यंत दक्ष उत्प्रेरक होते हैं, काफ़ी इसमें दक्षता होती है। ठीक, अब आगे 3 नंबर पॉइंट देखते हैं बच्चों। समझते हैं एंजाइम्स की क्रिया अत्यधिक विशिष्ट होती है। इसका मतलब क्या? इसमें है एक शब्द विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब आप लोग समझते हैं बच्चों, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर और एक होता है झोले छाप का डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर। तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है वह किसी खास रोग का विशेषज्ञ होता है और उसका ही इलाज करता है। और ये झोले छाप का जो डॉक्टर होता है, भले बीमारी ठीक हो या ना हो, सभी बीमारियों का इलाज यह करता है। तो स्पेशलिस्ट किसी खास रोग का विशेषज्ञ। तो इसको देखें, स्पेशलिस्ट यानी विशिष्ट रोग, ठीक है ना। तो विशिष्ट रोग का यह क्या होता है? मतलब विशिष्ट रोग स्पेशलिस्ट होते हैं, विशिष्ट रोग विशेषज्ञ होते हैं। जो भी डॉक्टर की हम पहले नंबर वाले डॉक्टर की बात कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं, यानी वह किसी एक विशेष रोग का ही इलाज करता है। तो ठीक उसी प्रकार, ठीक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के प्रकार ही एंजाइम भी क्या होते हैं? विशिष्ट होते हैं, यानी कि एक एंजाइम जो है एक ही कार्य करता है, एक ही प्रकार का कार्य करेगा, अन्य कार्य में वो सहायक नहीं होता है। तो एंजाइम की क्रिया अत्यधिक विशिष्ट होती है, ठीक उसी डॉक्टर के समान, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के समान। तो एंजाइम की क्रिया अत्यधिक क्या होती है बच्चों? विशिष्ट होती है। ये एंजाइम जो है ये बोरो प्लस नहीं होते हैं कि कटे हो, जले हो, भंगे हो तो सभी में लगा लेंगे। ये क्या होते हैं? किसी खास कार्य के लिए ही, यानी एक कार्य के लिए एक एंजाइम कारगर होता है। एक एंजाइम एक ही कार्य करेगा, नेक्स्ट कार्य में, मतलब दूसरे कार्य में वह नहीं शामिल होगा। तो एंजाइम क्या होते हैं? हर एंजाइम का अपना कार्य होता है। एंजाइम की क्रिया अत्यधिक क्या होती है? विशिष्ट होती है। अब बच्चों एंजाइम की न्यून मात्रा, कह रहा है एंजाइम की न्यून मात्रा उसकी उच्च सक्रियता और दक्षता के लिए पर्याप्त होती है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि ये क्या कह रहा है? एंजाइम की न्यून मात्रा यानी कि कम मात्रा। जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं आप लोगों को, देखिएगा, एक अणु, कितना? एक अणु कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एक अणु जो है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का एक अणु जो है कार्बोनिक एसिड के 36 करोड़, कितना? 36 करोड़ अणु को 1 मिनट में,
1 मिनट में H2O और CO2 में क्या कर देता है, तोड़ के रख देता है। तो समझिए यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो है वह कितना अणु लिए हैं, 1 अणु, और कितने को तोड़ रहा है, तो 36 करोड़। तो 1 और 36 का अगर हम तुलना करते हैं तो 1 36 करोड़ के सामने नगण्य है। तो एकदम न्यून मात्रा क्या करता है, न्यून मात्रा उसकी सक्रियता एवं दक्षता के लिए पर्याप्त है। थोड़ी सी मात्रा एंजाइम की, थोड़ी सी मात्रा काफ़ी है, पर्याप्त है, इनफ है। तो यहाँ हम समझे एक अणु किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेट का 36 करोड़ कार्बोनिक एसिड को 1 मिनट में, समय भी ज़्यादा नहीं ले रहा है, 1 ही मिनट में H2 और CO2 में तोड़ दे रहा है। इसी से इसकी सक्रियता का पता चलता है। नेक्स्ट है, एंजाइम्स प्रायः अनुकूल ताप तथा अनुकूल पीएच पर ही काम करते हैं। अब देखिए हर एंजाइम्स का, जैसे मान लीजिए एंजाइम जो है अनुकूल ताप के बारे में समझते हैं, तो एंजाइम्स की कार्य करने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो एंजाइम्स जिस टेम्परेचर पे, जिस ताप पे कार्य करता है उस ताप को अनुकूल ताप कहते हैं, और एंजाइम्स जिस पीएच पे कार्य करता है उसको हम लोग अनुकूल पीएच कहते हैं। तो देखिए एंजाइम्स किस ताप पे कार्य करता है, तो 298 से 310 केल्विन। कितना बच्चों, 298 से 310 केल्विन इसका अनुकूल ताप है। इसी के अंतराल अगर टेम्परेचर हो तो एंजाइम्स कार्य करता है। और अनुकूल पीएच कितना है, 5 से 7, यानी अगर अनुकूल पीएच मान 5 से 7 हो तभी एंजाइम्स क्या करेगा, कार्य करेगा। तो देखिए दो एंजाइम जो हमारे शरीर में कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं बच्चों कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको अगर जोड़ दें केल्विन में बदले 273 से, तो कितना होता है, 310 केल्विन। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 310 केल्विन। तो 310 केल्विन इसके अंतर्गत आ रहा है, तो यानी कि इसका अनुकूल ताप है। इसी कारण एंजाइम्स हमारे शरीर में कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर उसके अनुकूल ताप के लेवल में, अनुकूल ताप के अंतराल में आता है। तो एंजाइम्स जो है कि कार्य करने के लिए अनुकूल ताप, जिसको हम लोग स्टम टेम्परेचर भी बोलते हैं, क्या बच्चों, स्टम टेम्परेचर, और अनुकूल पीएच भी पर ही काम करते हैं। यानी उसके लिए एंजाइम के कार्य करने के लिए अनुकूल टेम्परेचर यानी इतना टेम्परेचर की आवश्यकता है, और अनुकूल पीएच यानी 5 से 7 के बीच की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, प्रायः नॉन प्रोटीन उत्प्रेरक की सक्रियता की वृद्धि करते हैं जिन्हें कोएंजाइम कहते हैं। अब इसको समझते हैं बच्चों। हम लोग उत्प्रेरक के बारे में पढ़े थे। उत्प्रेरक क्या है बच्चों, हम लोग पढ़े थे उत्प्रेरक के बारे में कि उत्प्रेरक वैसे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के दर को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो यहाँ एंजाइम भी क्या है, उत्प्रेरक है, क्योंकि यह जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है, उत्प्रेरक की जो कार्य करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा दे, उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ा दे, उसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। पढ़े थे, याद कीजिएगा। तो उत्प्रेरक वर्धक किसे कहते हैं, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर दे, बढ़ा दे। तो अब यहाँ एंजाइम्स भी क्या है, उत्प्रेरक है। तो एंजाइम्स की क्रियाविधि को जो बढ़ा देता है, एंजाइम्स की जो क्रियाविधि को इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे, उसको हम लोग कोएंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स। तो याद रखिएगा कि उत्प्रेरक की क्रियाविधि को जो बढ़ा दे उसके वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, और एंजाइम्स की जो क्रियाविधि को बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कोएंजाइम्स कहते हैं। और हमारे शरीर में जो भी नॉन प्रोटीन्स है, यानी प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन, जो प्रोटीन की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जिन्हें हम कोएंजाइम्स कहते हैं। तो नॉन प्रोटीन के रूप में हम लोग, नॉन प्रोटीन का एग्जाम्पल हम आप लोगों को देते हैं। नॉन प्रोटीन विटामिन है, क्या है, विटामिन। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि विटामिन अगर शरीर में ना रहता है तो क्या होता है, तरह तरह की बीमारी होते हैं। क्यों, क्योंकि एंजाइम्स की क्रियाविधि यानी कि एंजाइम्स कार्य करना कम कर देते हैं। तो एंजाइम्स की क्रियाविधि को बढ़ाने के लिए, किसकी क्रियाविधि को, एंजाइम की क्रियाविधि को, उत्प्रेरक की क्रियाविधि बढ़ाने के लिए बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और एंजाइम्स की जो क्रियाविधि बढ़ाता है उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कोएंजाइम्स कहते हैं। और कोएंजाइम्स सारे नॉन प्रोटीन होते हैं, नॉन प्रोटीन्स में क्या आते हैं, विटामिन वगैरह आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। समान उत्प्रेरक के समान एंजाइम्स भी संदमक
एवं विष द्वारा प्रभावित होते हैं। तो बच्चों जैसे हम जानते हैं कि उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता को बढ़ाते उसको हम लोग वर्धक कहते हैं, और उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता को घटाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो यहाँ पे भी एंजाइम्स की भी क्रियाशीलता को घटाने का कार्य हम लोग औषधि के माध्यम से करते हैं, दवा के माध्यम से करते हैं। ठीक, तो एंजाइम्स भी क्या करते हैं, मतलब समान उत्प्रेरक के समान एंजाइम्स भी संगमक एवं विष के द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। यानी कि विष के द्वारा, जैसे कैटालिस्ट जो है विष के द्वारा प्रभावित होते हैं, उनकी क्रियाशीलता घट जाती है, उस प्रकार एंजाइम्स भी क्या होते हैं, विष के द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ड्रग्स वगैरह देके एंजाइम्स के कार्य को कुछ देरों तक रोका जा सकता है। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक बात और मैं आप लोगों से बोल देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको आप लोग नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Peace.